स्थापना दिवस पर बीजेपी देश भर में प्रोग्राम्स कर रही है। पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई संदेश देकर जोश भरा। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। लखनऊ में पंकज चौधरी ने बीजेपी ऑफिस में झंडा भी फहराया। गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का झंडा फहराया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बीजेपी ने 47वें स्थापना दिवस पर देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने जहां गोरखपुर में बीजेपी का झंडा फहराया, वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में बीजेपी का झंडा फहराया। गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का झंडा फहराया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी ने बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं की समर्पण, सुशासन को लेकर उनके डेडिकेशन की सराहना की। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। राष्ट्र प्रथम का भाव है, उस भाव को देश की जनता ने हाथों हाथ लिया और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है और 1996 में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी देश के पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में देश के अंदर शपथ ग्रहण भी करते हैं। लखनऊ के बीजेपी ऑफिस में स्थापना दिवस मनाया गया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बीजेपी का झंडा फहराया और यूपी में बीजेपी की हैट्रिक लगाने का दावा किया। 4 दशक में अगर आप देखें तो 2 सीट से लेकर के और 3 मरतबे दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया है और आगे भी आने वाले समय में आज के स्थापना दिवस के दिन हम सब संकल्प लिए हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में पुनः हैट्रिक लगाने का काम हम करेंगे। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में हिंदू सेवा आश्रम भवन की छत पर सीएम योगी ने बीजेपी का झंडा फहराया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी के झंडे के सामने पार्टी पदाधिकारियों के साथ सेल्फी ली। सीएम योगी ने सभी को शुभकामनाएं दी, स्थापना दिवस की और बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। कन्नौज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों ने कभी राष्ट्रीय ध्वज और संविधान का सम्मान नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण और पीडीए को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दल है जिन्होंने कभी भारत का झंडा नहीं अपनाया। उनकी मदर पार्टी, उनके संगी साथी, अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोगों ने कभी भारत का झंडा स्वीकार नहीं किया था। पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उस समय जयप्रकाश जी को अपने मंच पर स्थान दिया था। कभी भी इन्होंने समाजवादी सिद्धांत को अपनाया नहीं। ये गैर बराबरी हर स्तर पर चाहते हैं लोग अनपढ़ रहें, पढ़े लिखे न हो, रूढ़िवादी रहें, प्रोग्रेसिव न हो, नकारात्मक इनकी सोच रही है। इधर लखनऊ में बीजेपी का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया। प्रेरणा स्थल पर 1990 से पहले बीजेपी से जुड़े 300 से ज्यादा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और वरिष्ठ नेता डॉक्टर नीरज सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। और इस बार स्थापना दिवस को बीजेपी केवल औपचारिक कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए इसे संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान के रूप में मना रही है। आज से 12 अप्रैल तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जो बीज आपने कभी बोया था, आज वो एक विशाल वट वृक्ष बन करके बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर नहीं रखती है और इसी कारण ये पार्टी देश की सबसे विश्वसनीय पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। आप सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से वर्तमान के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है कि कैसे निस्वार्थ रूप से हमें देश की सेवा में आगे बढ़ना है
आज 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं ये भी स्मरण करना चाहता हूं कि कैसे ये पार्टी मात्र 2 सीटों से स्टार्ट हो करके वर्तमान में केंद्र में लगातार 3 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है और 21 राज्यों में भाजपा या भाजपा के समर्पित पार्टियों की सरकारें चला रही है। अपने संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी याद कर रहे हैं, हम पंडित दीनदयाल जी को याद कर रहे हैं, हम अटल जी को याद कर रहे हैं, जिनके कारण यह पार्टी जो कभी 2 सांसदों की पार्टी थी आज करीबन राज्यसभा और लोकसभा लेकर 350 से ज्यादा सांसदों वाली पार्टी हो गई है। तो हम आज उनको याद करते हैं और निश्चित रूप से आगे आने वाला जो चुनाव भी है उसके लिए भी आज एक संकल्प लेकर आप सभी वरिष्ठों का आशीर्वाद लेकर हम लोग मैदान में उतरने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई, यानी कि ये वो नींव के पत्थर हैं जिन्हों के दम पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़ी हुई और बीजेपी आज अपने इन गौरव को सम्मानित कर रही है, यानी कि गौरव सम्मान समारोह के माध्यम से स्थापना दिवस के इस खास मौके पर। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। एक बार फिर से यूपी में सालार मसूद गाजी को लेकर सियासत तेज हो गई है। सीएम योगी ने सालार मसूद गाजी को माफिया और खलनायक बता दिया, तो इधर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने आरोप लगाया कि सीएम के जरिए ऐतिहासिक गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं। शौकत अली ने दावा किया है कि महाराजा सुहेलदेव का भारत की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, जिस पर बार पलटवार जारी है। देखिए, सालार मसूद किसी माफिया से कम नहीं है। जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं उन्हीं का एक रूप था और सालार मसूद के भारत के रूप के सीएम योगी के सालार मसूद गाजी को माफिया और खलनायक बताए जाने पर एआईएमआईएम ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने सीएम के बयान पर ऐतिहासिक तथ्यों को गलत बताते हुए विरोध जताया। शौकत अली ने पोस्ट किया कि सालार गाजी आक्रांता नहीं थे, सीएम योगी उन्हें गलत बता रहे हैं। अगर सालार मसूद गाजी लुटेरे होते, आक्रांता होते तो भारत में मुसलमानों के साथ बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाइयों की उनकी प्रति आस्था न होती। राजा सुहेलदेव का भारत की आज़ादी या भारत के निर्माण में कोई योगदान नहीं था, यही सच्चाई है। सीएम योगी ने महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम का जिक्र करते हुए कहा था कि सालार मसूद उस वक्त का माफिया था। सालार मसूद एक लुटेरा था जिसने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक मंदिरों को लूटा और बर्बाद किया, लेकिन महाराजा सुहेलदेव ने सालार मसूद को सबसे भयानक मौत दी थी। विदेशी आक्रांता जिसने सोमनाथ के मंदिर को बार बार तोड़ा, बार बार अपमानित किया, बार बार लूटा भारत को, उसको जिस महापराक्रमी सम्राट महाराज सुहेलदेव ने रोका ही नहीं, बल्कि उसको जिस निर्ममता के साथ मारा था, 150 वर्षों तक भारत में कोई विदेशी आक्रांता हमला करने का दुस्साहस नहीं करता। सीएम योगी का बयान ऐसे वक्त आया जब यूपी में ऐतिहासिक व्यक्तियों को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। महाराजा सुहेलदेव को पृथ्वीराज चौहान के समकालीन रूप में याद किया जाता है, वहीं सालार मसूद गाजी को बहराइच क्षेत्र में ऐतिहासिक व्यक्तित्व माना जाता है, जिसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा है कि वोट बैंक के लिए महाराजा सुहेलदेव को भुला दिया गया, लेकिन हमारी सरकार ने उनका सम्मान किया। ये तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई हैं और उनके नाम पर विश्वविद्यालय भी बनाया गया, ये हमने आपको बताया है। आगे बढ़ने अखिलेश यादव के वोट बैंक के लिए पिछली सरकारों ने महाराज सुहेलदेव को भुला दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने 1000 वर्ष पहले भारत के शौर्य का लोहा विदेशी आक्रांताओं के सामने दिखा करके उन्हें नेस्तनाबूद किया था, ऐसे महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का काम भी इस आजमगढ़ की धरती में हम लोगों ने किया था। शौकत अली जो बयान दिया है एमआईएम का प्रदेश अध्यक्ष है, वो बेवकूफ आदमी है, अनपढ़ जाहिल गंवार है। पढ़ा लिखा होता तो आईने अकबरी, जब यहाँ मुसलमानों का शासन था तो आईने अकबरी संविधान था, अंग्रेजों का शासन था तो गजेटियर उसका संविधान था, उसमें वो पढ़ ले तो उसको मालूम हो जाए।
अब इधर अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब अखिलेश की सरकार थी तब हमारी याद नहीं आई, अब निषाद समाज जाग चुका है। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले एसपी का गुंडा राज जनता भूल नहीं पाई है और तीसरी बार बीजेपी की सरकार 2027 में बनने जा रही है। देखिए। रविवार को नोएडा में निषाद पार्टी की रैली को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। गाजियाबाद में बीजेपी की रैली के बाद नोएडा में संजय निषाद ने रैली की। एक ही मुद्दों पर अलग अलग रैली को लेकर कहा कि जिसका दल उसका बल। निषाद समाज जागरूक हो चुका है, अब नहीं पिएंगे लैला, निकालेंगे अपना रैला। अभी सब पार्टियां डर रही हैं कि 18% निषाद है। अभी झुआ भर वोट पौआ पीता था, पहले लैला पीता था, इनकी रैला में जाता था। अब कह दिया अब नहीं पिएंगे लैला, अब निकालेंगे अपना रैला। तो अब देखो 4 रैला हो गया, गोरखपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, नोएडा हो गया, 26 तारीख को बनारस होगा। तो इससे लोग घबराए हुए हैं, सारे लोग जितने भी। 2027 के चुनाव से पहले संजय निषाद की नाराजगी और समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों पर भी उन्होंने जवाब दिया। हमको लगता मोदी ही समस्या का हल करेंगे, इसलिए हम लोग त्रेता में जिस तरीके से भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, जीत के लिए लगाया था, समस्या का हल किया निषाद राज की सेना ने, उसी तरीके से हमें निषाद राज के वंशज को मोदी जी ने गले लगाया। हमको लगता है कि ये भी काम करेंगे और समय आने पर। अब सपा ने दरवाजा बंद किया था तो विचार किया, भाजपा के साथ आया, अब भाजपा दरवाजा बंद करेगी तो विचार करेंगे। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उनका पुरानी आदत है, जब हार जाओ तो ईवीएम पे चले जाओ और जीत जाओ तो सब कुछ ठीक होता है। उत्तर प्रदेश की जनता अभी 2017 का पहले का प्रदेश भूल ही नहीं है कि किस प्रकार से गुंडा राज चलता था, कोई सुरक्षित नहीं था, माँ बहनें हमारी सुरक्षित नहीं थे, व्यापारी हमारे सुरक्षित नहीं थे। वो दिन अभी उत्तर प्रदेश की जनता भूल ही नहीं है। ऐसे गुंडा राज को पुनः उत्तर प्रदेश में लाना नहीं चाहेगी और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। संजय निषाद ने 2027 चुनावों के लिए बीजेपी से 10% सीटों की डिमांड की है। उनका कहना है कि वो पिछले चुनावों में बीजेपी की हारी सीटों पर चुनाव लड़कर जीत कर दिखा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि प्रेशर पॉलिटिक्स से संजय निषाद 2027 में कितनी सीटों पर लड़ने में कामयाब रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है, जिसे लेकर सभी दल तैयारी में जुट गए हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि अंबेडकर जयंती पर गांव स्तर पर इसे मनाएंगे, संविधान पर संकट की चर्चा गांव स्तर पर करेंगे। सीएम योगी ने अंबेडकर जयंती से पहले एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में जहां जहां बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमाएं स्थापित हैं, वहां सरकार छत्र लगाएगी और इन स्थलों का पार्क में विकसित किए जाएंगे और बाउंड्री वॉल का निर्माण भी कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने अपने बूथ स्तर पर जहां कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां होंगी, उनके पार्क होंगे, 13 तारीख को स्वच्छता का एक विशेष अभियान उसके आसपास करवाना और 14 अप्रैल को वहां पर जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बड़े कार्यक्रम के साथ जुड़ना है कि प्रदेश भर में जहां कहीं भी संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा होंगी, वहां पर प्रतिमा के ऊपर छत्र लगाने का काम, उनकी मूर्ति जहां स्थापित होगी वहां पर जो पार्क होगा उस पार्क की बाउंड्री वॉल का निर्माण और उसके सुंदरीकरण का काम सरकार अपने पास ले रही है और उस कार्यक्रम का भी हम शुभारंभ करेंगे। हम सब लोगों ने मिलकर के यह तय किया है कि एक तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती आ रही है उसको सेक्टर स्तर पे, गांव स्तर पे हम लोग मनाने का काम करेंगे और किस तरीके का संकट है संविधान पर, उस पर चर्चा हम लोग गांव स्तर पे करेंगे। अयोध्या में निषाद राज जयंती के अवसर पर पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मौजूदा आरक्षण प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए।
इसे गलत फॉर्मूले पे आधारित बताया और कहा कि जरूरतमंदों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच रहा है। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वर्तमान वक्त में जो आरक्षण व्यवस्था है वो अपने मूल आधार से ही त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि जरूरतमंदों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पा रहा। ये जो पिछड़ा बनाया गया, कुछ लोगों को पिछड़ी कास्ट में डाला गया, ये बहुत गलत फार्मूला लिया गया। लेकिन आज ये बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए, देखा जा सकता है कि जिनको आवश्यकता है, जिनको मदद की जरूरत है, मदद उन तक नहीं पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन में बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत निष्क्रिय जिलाध्यक्षों की छुट्टी कर पीडीए फॉर्मूले के आधार पर नई टीम गठित की जा रही है। और ये पूरा फेरबदल विधानसभा प्रत्याशियों के ऐलान से पहला पूरा हो जाने का लक्ष्य रखा गया है। सवाल यही कि इतने बड़े फेरबदल की एसपी को जरूरत क्यों पड़ी है, रिपोर्ट में समझाते हैं। 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अब समाजवादी पार्टी ने पीडीए के फॉर्मूले पर संगठन में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सामाजिक न्याय का राज लाने के अपने दावे को लेकर एसपी 2027 की तैयारियों में जुटी है। इसके लिए पीडीए प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं, जो बीजेपी के लोगों पर नजर रखेंगे। समाजवादी पार्टी अपने संगठन में जहां पे संगठन कमजोर होगा या जहां पे बदलाव की जरूरत महसूस करेंगे, अपने पीडीए फॉर्मूले के कारण बहुत से बदलाव हमें करने हैं या हमने उसे किए हैं, तो सवाल ये है कि कोई भी राजनीतिक दल वो अपने संगठन को मजबूत करता है और मजबूत करके ही चुनाव में जाता है। जहां कहीं कोई कमी रह जाएगी तो वहां बदलाव किया जाएगा। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद एसपी ने जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। अखिलेश लगातार फील्ड में रहकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, जो बीजेपी के लिए चुनौती हो सकती है। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ऊंचा ओहदा दिया जा सकता है। दरअसल अखिलेश यादव के लिए 2027 के चुनाव बेहद अहम है। पार्टी इस वक्त मिशनरी मोड में है और करो या मरो की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने के साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाने की भी पूरी जुगत में है अखिलेश यादव। एसपी के संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव के पीछे तर्क यही है कि जो लोग संगठन में काम कर चुके हैं, उनको चुनाव लड़ने का भी मौका दिया जा सकता है। साथ ही नए तैयार हुए युवा कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी देकर उनकी भी परीक्षा होगी। आखिर जंग में कौन जीतेगा ये चुनाव ही बताएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब चुनावी जंग काफी रोचक हो गई है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। दिल्ली से देहरादून का सफर अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान होने वाला है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। दिल्ली से देहरादून का सफर अब महज 3 घंटे का हो जाएगा। और ये एक्सप्रेसवे एशिया का सबसे लंबा ग्रीन कॉरिडोर भी माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से सफर के साथ साथ पर्यटन और व्यापार को भी बड़ा फायदा मिलेगा। दिल्ली से देहरादून का सफर अब पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होते ही यात्रा का समय जहां 5-6 घंटे पहले लगता था, उससे घटकर सिर्फ 2.5 घंटे का रह जाएगा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है, ये भी समझिए। 6 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। लंबाई करीब 210 किलोमीटर है। कार की स्पीड लिमिट इस एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। महज 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून का सफर होगा। इस एक्सप्रेसवे पर एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है। 2 एक्सप्रेसवे और 5 नेशनल हाईवे से कनेक्ट होंगे। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली को देहरादून तक जोड़ेगी, जो दिल्ली के अक्षरधाम से बागपत, शामली, सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जाएगी। बागपत के पास इसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत है इसका वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है।
एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। राजा जी नेशनल पार्क के ऊपर इसे बनाया गया है। हाथियों के लिए इसमें विशेष अंडरपास और एनिमल क्रॉसिंग बनाए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे को जानवरों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि वे नीचे जंगल में बिना किसी बाधा के घूम सकें। सड़क को ऊंचा बनाकर नीचे से जानवरों के आने जाने का रास्ता खुला रखा गया है। साथ ही हजारों पेड़ों को कटने से बचाया गया है, जिससे पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनी रहे। इस परियोजना से न केवल सफर आसान होगा, बल्कि उत्तराखंड में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मसूरी, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे स्थानों तक पहुंच अब पहले से ज्यादा तेज और सुविधाजनक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।